वेलकम आज के वेबिनार के लिए। तो आई होप सबका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है। एंड आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस पे है। एंड उसका रीजन ये है कि अगर आप ये साल ट्रेड कर रहे हो तो आपको काफी आइडिया आएगा कि ये साल बहुत कुछ इवेंट्स हो रहा है। एक सेकंड। यस। तो ये साल हमने काफी इवेंट्स देखे हैं। एंड मेन क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजंस काफी हद तक चेंज हो रहा है। सॉरी, ये एक सेकंड, 2 मिनट। यस, सॉरी, वो कोई इशू था टेक्निकली। एक सेकंड। पूर्वी जी, आप स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दोगे तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है तो मैं टीम से मैंने कहा है वो लोग सॉर्ट कर देंगे। यस। यस। सो आई होप सब लोग ठीक हैं, सबका ट्रेडिंग अच्छे से चल रहा है। तो आज हम इंटरेस्ट रेट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अगर आप करेंसी ट्रेड करते हो तो इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप चैट बॉक्स में
मुझे बता दोगे कि आप कितने लोग इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जानते हैं, कितना आप ट्रैक करते हो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस? बिकॉज मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर या नीचे होता है तब मार्केट बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन दिखाती है। तो कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ट्रैक करते हैं यूएस के लिए एंड बाकी कंट्रीज के लिए? अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं रुकता हूँ, एक 30 सेकंड रुकता हूँ, जिसको भी लिखना है। ओके, जिग्नेश जी ने बोला हाँ। और भी किसी को अगर मतलब किसी ने फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन रात को जब आता है वो देखा है, या अगर आपने तो किसी ने तो है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, कोई भी तरीका चलेगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है कि उस पे करेंसीज बहुत बड़ी मूवमेंट देती है एंड उसको समझना बहुत जरूरी है। एंड अब हम जो जिस दौर में जाने वाले हैं अगले 6 महीने, इंटरेस्ट रेट डिसीजन सारे कंट्रीज के अलग रहेंगे। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे, मैं आपको टेक्निकल के हिसाब से चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि आप इंटरेस्ट रेट्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसकी इम्पैक्ट कैसे ट्रैक कर सकते हैं, एंड उसमें भी बहुत सारे बाय सेल सिग्नल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वो सब देखेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा राउंड अप कर लेंगे मार्केट का, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा है लास्ट फ्यू वीक से। आई होप मेरा गोल्ड का कॉल, जो लॉन्ग का कॉल, काफी लोगों ने उस पर अगर ट्रेड लिया होगा तो काफी पैसा कमाया होगा, क्योंकि गोल्ड बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है। एंड अगर अभी आप चार्ट देखो तो 2019 का भी रेट चल रहा है एंड कल का हाई 2033 था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एंड अभी गोल्ड बहुत सिंपल सा एक अपमूव में है, जहाँ पे 2000 एक अच्छा बेस बन जाता है। 1980 और 2000 बहुत अच्छे लेवल से अगर आपको वापस री एंट्री करना है तो। एंड अगर आप रेजिस्टेंसेस देखोगे तो 2035, 2050 और 2070-80 का जो रेंज है उसमें बहुत सारा सप्लाई आने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग हो गोल्ड पे तो आप याद रखना कि अब गोल्ड एकदम सप्लाई लेवल्स पे जा रहा है। एंड जब भी कोई एसेट सप्लाई लेवल्स पे जाती है तब आपको वहां पे बहुत क्विक सेलिंग देखने मिलता है। तो आप उस हिसाब से रेडी रहना कि अगर कोई भी आप लॉन्ग हो, ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में हो तो निकल भी सकते हो, क्योंकि सेलिंग भी आ सकती है ऐसे लेवल्स पे। ठीक है, और ओवरऑल बुलिश। एंड मेरे हिसाब से 2070-80 एक बार पार हो जाए तो आपको और बड़ा मूवमेंट मिलेगा 2100 की तरफ, और आराम से अगर आप ऐसा ही मूवमेंट चलता रहा तो 2200 और 2300 के लेवल्स भी बहुत जल्द आ सकते हैं। अब मेन चीज क्या ट्रिगर कर रही है गोल्ड को? तो अब क्या हो गया है कि आपके जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कहीं ना कहीं टॉप आउट हो चुके हैं। तो मैं जो ये आपको यूएस 10 ईयर बताता हूँ हमेशा, अगर आप ये देखोगे तो ये जो एक लेवल का हाई मार के अभी काफी हद तक नीचे आ चुका है। तो आप देखो ये 4.2 से आराम से 3.2 3.3 के आसपास आ चुका है। अब ये एक अच्छे सपोर्ट पे है, पर अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन होता है हो तो क्या गोल्ड की मूवमेंट और फास्ट हो नाउ जाएगी। क्लियर? ये एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि डॉलर वीक हो चुका है। अगर हम देखेंगे डॉलर 104.5 के लेवल से सीधा 102 के आसपास आ चुका है। एंड अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखोगे तो आपको क्लियर दिखता है कि एक बार तो ये 100.8 101 के आसपास आने वाला है। उसके पहले कोई रिवर्सल दिख रहा नहीं है हमें। तो वो लेवल के बाद शायद एक अच्छी रिवर्सल मिले डॉलर में, पर तब तक तो डॉलर वीक ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों चार्ट टाइम करोगे तो 2070-80 का लेवल गोल्ड पे और 101 का लेवल डॉलर पे आसपास आ सकता है। तो उस फिर रिवर्सल आ सकता है। तो बहुत वो लेवल्स पे बहुत ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फंस जाओ कोई ट्रेड में। ठीक है, सिल्वर, अब सिल्वर भी पिकअप कर रहा है। अगर आप देखोगे सिल्वर भी 25 की तरफ जा रहा है। एंड ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत सप्लाई आता है सिल्वर के लिए। तो सिल्वर की मूवमेंट इधर से थोड़ी सी स्लो होगी। उसने ब्रेकआउट तो दिया है, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियर ब्रेकआउट है 2460 के ऊपर। पर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंसेस आ रहे 26 और 27 के लेवल्स के आसपास। सिल्वर में मूवमेंट गोल्ड के बाद आई, पहले गोल्ड रैली किया फिर सिल्वर रैली किया, और मेरे हिसाब से वैसा ही होता रहेगा कि गोल्ड पहला मूव लेगा फिर सिल्वर लेगा। बट अगर आपको ट्रेड करना ही है, गोल्ड थोड़ा सेफर लग रहा है क्योंकि मूवमेंट उतना ज्यादा फास्ट नहीं है, सिल्वर में काफी फास्ट है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ऑयल, तो ऑयल में पिछले हफ्ते बहुत ही बड़ा सा
एक इवेंट हुआ, अगर आप देखोगे ऑयल में इतना बड़ा गैप अप ओपन था मंडे सुबह को, एंड इसका कारण ये था कि सऊदी अरेबिया और बाकी सारे ओपेक कंट्रीज ने आके बहुत ही बड़ा कट अनाउंस किया है, एंड ऑयल प्राइसेस उस दिन 7-7.5% ऊपर खुले, एंड अभी भी लग रहा है कि और कट्स आ सकते हैं। एंड उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया, क्योंकि यूएस के पास उतने रिजर्व्स नहीं है कि यूएस और सप्लाई ला पाए मार्केट में, एंड बिकॉज यूएस नहीं ला पाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई काफी कम रहेगी। तो ऑयल प्राइसेस जब तक मेरे हिसाब से यूके ऑयल 90 क्रॉस नहीं कर लेता है, तो मेरे हिसाब से कोई बुलिश साइन नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो 90 के हिसाब से आइदर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस रख सकते हो। पर ऑयल में ट्रेड करना बहुत ही टफ है इस टाइम पे, क्योंकि ऐसे जब मूवमेंट्स आते हैं, जैसे फ्राइडे मार्केट नॉर्मल थी, ओवरऑल लो मोमेंटम था, और संडे को जब अनाउंसमेंट आई तो मंडे को बड़ा सा गैप अप हो गया। तो ये संभाल के आप ट्रेड करना ऑयल में, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट आएगा तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। कल अगर यूएस ने आके बोला कि वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे, तो भी ऑयल पे बहुत बड़ा मूवमेंट डाउन साइड पे आ सकता है। तो संभाल के ट्रेड करना, सेम यूके ऑयल और यूएस ऑयल के दोनों में इसमें संभाल के ट्रेड करना। ठीक है, अब चलते हैं हम करेंसीज के तरफ। तो करेंसीज में हम देखेंगे कि डॉलर का तो मैंने बता दिया कि टुवर्ड्स द वीकर साइड ही लग रहा है। यूरो काफी अच्छी मूवमेंट देने के बाद एक ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है, पर इस बार यूरो 1.1 वाले लेवल पे नहीं जा पाई। तो अगर ये एक बार डबल टॉप बन जाता है, इसका कंफर्मेशन आएगा, अगर 1.08 के नीचे अगर आ जाए यूरो, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि डबल टॉप बन चुका है। पर जब तक वो 1.08 के ऊपर है, बुलिश एक्शन अभी भी है। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो ये जो 1.09 टू 1.092 वाली रेंज है, यहाँ पे बहुत सप्लाई है। एक बार ये रेंज क्रॉस कर जाए तो आई थिंक 1.1 एक और बार आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर अगर आप वापस वो कोरिलेट करोगे, तो डॉलर 101 का जो रेंज है और यूरो 1.1 शायद आसपास आ सकता है। तो मार्केट में मेरे हिसाब से एक मूव अभी बची है इस साइड पे, और उसके बाद शायद एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। अगर आप देखोगे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप बना रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे 1.2475 वाली जो लेवल है, इधर काफी सप्लाई है, ब्रेकआउट दिया था 1.25 भी जाके अब नीचे आ रहा है। अगर ये 1 पॉइंट ये वाली जो लेवल है 1.24490 इसके नीचे आती है, तो मेरे हिसाब से ट्रिपल टॉप बन जाएगा और ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा। तो ये बहुत संभाल के ट्रेड करना, क्योंकि अभी बहुत लोग ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, पर मेरे हिसाब से डॉलर क्योंकि क्लोज है अपने सपोर्ट से, तो रिवर्सल भी आने का चांस बहुत हाई है। देखो, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटीज का एक गेम होता है, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी अगर अच्छी है तो आप ट्रेड लो, एंड अगर नहीं है तो मत लो, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे, जैसे 1810 पे अब अगर आप देखो तो गोल्ड सुपर बाय था, पर अब अगर 2020 पे आप बाय कर रहे हो तो रिस्क काफी बढ़ चुका है, अगर अपसाइड के हिसाब से, डाउन साइड के हिसाब से भी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक सेंटिमेंट पूरा बुलिश है। तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रेड्स प्लेस कर रहे हो तो बहुत इजी है, बट कोई बड़ी पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल है ऐसे में। ठीक है, अब यूएसडी सीएचएफ देखो तो वीक पे वीक होता जा रहा है, एंड कोई भी लेवल्स खड़े नहीं हो रहे। एक अच्छा सपोर्ट था 0.95 का, बट 0.905 का, पर वो भी नहीं टिका, एंड अभी हम ऑलमोस्ट वही लेवल्स पे है और उसके नीचे भी जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये लेवल अगर यहाँ मेंटेन हो जाता है और एक बार इसके ऊपर आता है, तो एक बार के लिए रिवर्सल आ सकता है। पर डॉलर स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है उसके लिए। यूएसडी कैड देखो तो यूएसडी कैड और वीक है ओवरऑल, एंड अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको 1.347 पे, तो ये रिजेक्ट करते तो वापस नीचे जा सकते हैं 1.324 के आसपास। तो यूएसडी कैड ओवरऑल वीक चल रहा है, यूएसडी सीएचएफ तो भी थोड़ा सा सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर आपको यूएसडी अपसाइड ही खेलना है, मेरे हिसाब से वो यूएसडी सीएचएफ बेटर ऑप्शन है। ठीक है, और यूएसडी और एनजेडी यूएसडी तो ये दोनों थोड़े से अलग चल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ इंटरेस्ट रेट्स के एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप देखोगे ऑड यूएसडी अच्छे सपोर्ट पे है, 0.668 वाला जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सपोर्ट पकड़ के चलता है, तो एक और बार एक अप मूव आ सकता है। अगर 0.668 टूट जाता है, तो 0.665 की नेक्स्ट लेवल होगी सपोर्ट की, एंड ओवरऑल फिर बेरिश हो जाएगा मार्केट। एनजेडी यूएसडी अगर आप देखोगे 0.63 एक अच्छा लेवल था,
जहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। पर अब मेरे हिसाब से अगर जब तक ये 0.625 के ऊपर है तब तक बुलिश है, पर एक बार उसके नीचे आ जाए तो वो बेरिश माना जाएगा। तो ओवरऑल ये क्लियर चार्ट बहुत क्लियरली बता रहा है कि डॉलर वाले जो पॉजिटिव ट्रेड्स थे कि डॉलर गिरेगा और ऊपर जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपने एंड के आसपास आ रहे हैं। तो बहुत संभाल के ट्रेड करना करेंसीज में भी अभी, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और एक महीने बाद एफओएमसी है मई 3 में। तो ये महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज अगले हफ्ते सीपीआई आएगा। एंड अगर सीपीआई के बाद एफओएमसी तक कोई बड़ा डेटा पॉइंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह दो तीन बैंक क्विकली बंद हो गई यूएस में, उसके बाद एकदम शांत हो चुका है मार्केट। अब अगर वापस और कोई खबर आता है तो वापस एक बड़ा पैनिक आ सकता है। तो उसके लिए भी संभाल के रहना। अगर आप यूएसडी जेपीवाई देखोगे तो ये भी वीक होता जा रहा है। अब थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है इधर 130.45 के आसपास, और अब 131.48 के आसपास आ चुका है। पर इसमें भी अप मूव आपको तभी मिलेगा जब डॉलर थोड़ा और स्ट्रांग होता है। जेपीवाई ओवरऑल स्ट्रांग रहा है कुछ महीनों से। एंड अगर डॉलर स्ट्रांग होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे तो आपको यूएसडी जेपीवाई में अब बड़ा मूव दिख सकता है। मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो 128 129 लेवल्स बहुत अच्छे है बाई करने के लिए। एंड 135 के लेवल सेलिंग के लिए अच्छे है। अभी कहीं ना कहीं नो ट्रेड जोन में है, तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना। ठीक है। अगर आप डाउ जोन्स देखोगे तो डाउ जोन्स भी एक लेवल पे अभी रेजिस्टेंस के आसपास आ रही है। 33,800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा उसको। एंड वहां से एक नीचे के साइड का रिवर्सल आ सकता है। अगर आप नैस्डैक देखोगे तो ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुका है 13,200 के आसपास। अब काफी नीचे आने की तैयारी है। 12,300 400 के आसपास एक और रिवर्सल आ सकता है नैस्डैक में। तो उधर से बाइंग आ सकती है, तो नैस्डैक पे भी नजर रखना। काफी वॉल्यूम्स है, काफी लिक्विड एसेट है, तो आई ऑलवेज से ट्रेड करने के लिए काफी अच्छा है। अभी इसके अलावा और कोई भी अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं आपका चैट पे रिप्लाई कर दूंगा सीधा। कोई और इंस्ट्रूमेंट अगर आप ट्रेड करते हो उसका मैं आपको कोई आइडिया चाहिए तो हम आराम से हेल्प कर सकते हो उसमें। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का वेबिनार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन करेंसीज। तो मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स होते क्या है। तो इंटरेस्ट बेसिकली वो होता है जो एक बोरोवर को चार्ज करते हैं एक एसेट के लिए। अगर आप एक लोन लेते हो तो आपको एक इंटरेस्ट भरना पड़ता है, क्योंकि वो एक कॉस्ट है आपकी। कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसको कहा जाता है। कि अगर आप कोई भी लोन या ब्याज ब्याज जो हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट्स वो रेट होता है जिसपे हम ब्याज लेते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स के लिए आपको सबको पता है कि लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हम इंटरेस्ट रेट्स भरते हैं। एंड अगर रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो अगर आप एक बड़ी कंपनी हो जैसे रिलायंस, एचडीएफसी या ऐसे कोई बड़ी कंपनी हो तो आपको डेट बहुत अच्छे रेट पे मिलेगा। पर अगर आप बहुत छोटे कंपनी हो, जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट काफी हायर प्राइस मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैंक भी वही देखेगा कि कौन सा लोन पे मुझे कम रिस्क है उस पे मैं अच्छे रेट दूंगा। एंड जिस पे मुझे ज्यादा रिस्क है मैं ज्यादा रेट ला करूँ। सेम चीज कंट्रीज पे भी एप्लीकेबल एप्लीकेबल होती है। कि जो कंट्रीज है, जो बड़े कंट्रीज है जैसे यूएस, यूके एंड यूरोप के कंट्रीज जो है, जो डेवलप्ड है, उनको लोन भी बहुत सस्ते रेट्स में मिलते हैं। एंड अगर आप देखो जो छोटे डेवलपिंग कंट्रीज है उनको काफी एक्सपेंसिव लोन्स मिलती है। तो रीजन वही है क्योंकि स्टेबिलिटी, बहुत सारे रीजन है एंड हम देखेंगे क्या क्या रीजन से इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर आप देखो इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने में करेंसी की वैल्यू भी इम्पैक्ट होती है। तो अगर आप समझो सिंपल चीज के, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू, अगर आप 2% इंटरेस्ट दे रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट्स पे या आपके बैंक में, एंड अगर एक दूसरी कंट्री 3% दे रही है, तो नेचुरली लोग वो 3% वाले को प्रेफर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट। पर
अगर आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपकी कंट्री ओवरऑल स्ट्रांग है, आपके पास बेटर एसेट्स है एंड बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, तो शायद 2% के लिए भी वो आपके पास आ जाए। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स का मेन आइडिया एक सेंट्रल बैंक के लिए ये होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो आज के टाइम में हम जहाँ तेजी देख रहे हैं इन्फ्लेशन में, कि हर साल लास्ट 2 से 3 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, एंड उसको कर्ब करने के लिए सारे कंट्रीज ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, एंड उनकी करेंसीज भी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई उसके वजह से। तो ये एक नॉर्मल साइकिल होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत साल तक ऊपर जाता है और बहुत साल तक नीचे भी आता है। तो ये साइकिल के हिसाब से आप बहुत ट्रेड्स बना भी सकते हो, एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्ट्स में ये कैसे कर सकते हो। दूसरी बात फिर ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि अगर मैं एक कंट्री हूँ जो इंपोर्ट ज्यादा करता हो और एक्सपोर्ट कम करता हो, तो मुझे बेसिकली सामने वाले की करेंसी की ज्यादा जरूरत है और मेरी करेंसी की कम जरूरत है। ठीक है। सेम चीज अगर मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करता हूँ और इंपोर्ट कम करता हूँ, तो मुझे मेरी करेंसी कम चाहिए और मेरी करेंसी ज्यादा चाहिए, सामने वाले की कम चाहिए। तो ये इस हिसाब से डिमांड सप्लाई के हिसाब से करेंसी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। फिर आते हैं पब्लिक डेट पे। तो अगर एक कंट्री के पास डेट बहुत ज्यादा है एंड डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, तो वो कंट्री पे उतना प्रेशर आएगा एंड उसकी ओवरऑल रेटिंग भी गिर जाएगी और उसको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज बहुत सारे कंट्रीज है जो जिन्हें लोन मिल रहा नहीं है, वो आईएमएफ और बाकी इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सिनारियो है और उनकी कंट्री की स्टेबिलिटी इतनी अभी पुअर हो चुकी है कि वो लोग को नॉर्मल लोन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे कहीं नहीं मिल रहा, एंड इन्फ्लेशन भी बहुत है। तो ऐसे कंट्रीज जनरली फिर आईएमएफ और बाकी कंट्रीज बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, पर ऐसे टाइम पे करेंसी की वैल्यू बहुत डिप्रिशिएट होती है। अगर आप एग्जांपल्स में देखना चाहोगे तो टर्की है, जिम्बाब्वे है, वेनेजुएला है, पाकिस्तान है, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और उनकी करेंसी की वैल्यू काफी डिप्रिशिएट हुई है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल बैंक के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एंड वो लोग इंटरेस्ट रेट से करते हैं, और दूसरा है कि लिक्विडिटी मेंटेन करना। तो लिक्विडिटी उनका सिंपल मेंटेन ये रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो लिक्विडिटी कम होती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। जैसे सिंपल आज हमारे अगर इंडिया में ही देख लो कि 3 साल पहले आपको 6.5% पे लोन मिल रहा था, तो बहुत सारा डिमांड था, बहुत लोगों ने पैसे डाले, बहुत लोगों ने पैसे बनाए एंड उसको बहुत अच्छे से यूज किया। आज वही आपको 9 9.5% पे मिल रहा है। तो अगर वो देखोगे तो तभी जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे, लिक्विडिटी ज्यादा थी एंड ओवरऑल डिमांड अच्छा था। आज वही रिवर्स हो गया है, तो आपको लिक्विडिटी भी कम होगी एंड डिमांड भी कम होगी। ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स में, एक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो दिखता नहीं है। तो अगर वो दिखता नहीं है तो लोग समझ नहीं पाते कितना इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई भी कंट्री की पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है तो वहां पे बहुत कम पैसे जाते हैं। तो अगर आप देखो कोई भी कंट्री आप देख लो जहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बंद हो जाते हैं और उनकी करेंसी भी बहुत वीक हो जाती है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो मेजर करेंसीज के हैं वो क्या है। तो आज हम कवर करेंगे 7 मेजर करेंसीज, तो जिसमें आता है यूएस, यूरोप की हम यूरो की देखेंगे, जापान, यूके, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है। अगर आप एक दो लोगों ने हाथ रेस किया है, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हो या चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। मैंने अपने यहाँ से आपको अनम्यूट करने का तो ऑप्शन दे दिया है, और मुझे कुछ दिखना, आप कुछ चैट बॉक्स पे डाल दो। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो अनम्यूट करके तो चैट बॉक्स पे डाल दो। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो।
आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आई थिंक आप म्यूट पे हो या आपका नेटवर्क का इश्यू है, अभी मुझे आवाज तो नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, तो आपको चैट बॉक्स में अगर डालना है डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस पे। तो ये इंटरेस्ट रेट्स है मेजर करेंसीज के लिए। एंड यूएस में आप देख रहे हो 5% है, इंडिया में 6.5 है। आज ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था, जहाँ पॉज किया हुआ है, हाइक नहीं आया हुआ है। पर वो तो इधर यूरोप में आप देख सकते हो 3.5% है, जापान में -0.1 है, यूके में 4.25% है, स्विट्जरलैंड में 1.5 है, ऑस्ट्रेलिया में 3.6 है और न्यूजीलैंड में 5.25। ठीक है, अगर आप यही करेंसीज को उनके इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन से कंपेयर करो, तो इंटरेस्ट रेट जैसे 5% यूएस में है एंड इन्फ्लेशन 6% है, तो समवेयर यूएस में आसपास ही आ चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड ओवरऑल ये उनके इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी आगे जाके। यूरोप में अगर आप देखोगे 6.9% का इन्फ्लेशन है, पर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3.5% है। एक सेकंड। सॉरी। तो हाँ, तो अगर आप देखो जापान में आज 3.3% इन्फ्लेशन है एंड इंटरेस्ट रेट -0.1 है, तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। एंड अगर आप देखोगे यूके में 10.4% इन्फ्लेशन है एंड इंटरेस्ट रेट अभी भी कुछ 4.25 के आसपास है। स्विट्जरलैंड में अगर आप देखो 2.9% इन्फ्लेशन है एंड 1.5% इंटरेस्ट रेट है। ऑस्ट्रेलिया में 7.8% इन्फ्लेशन है एंड 3.6% इंटरेस्ट रेट है। न्यूजीलैंड में 7.2% इन्फ्लेशन है एंड आपका इंटरेस्ट रेट 5.25 है। अभी अगर आप देखोगे लास्ट 2 दिन में, एक दिन ऑस्ट्रेलिया ने आके अपना रेट पॉज किया है 3.6 पे, न्यूजीलैंड ने आके अपना 50 बिप्स बढ़ाया है 5.25 के लिए। अब आपको मैं सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ। अभी जो कंट्रीज पॉज कर रहे हैं, वो पॉज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है इन्फ्लेशन पीक हो चुका है एंड इसके बाद और इंटरेस्ट रेट हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो कंट्रीज अभी भी पॉज नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है एंड उनको उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाने। अगर जो पहले वाली जो कंट्रीज है जो पॉज कर रहे हैं, वो अगर सही निकले तो उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड अगर दूसरे वाले सही निकले तो दूसरे वाले सही। तो ये साल आपको पहले बार ऐसा मिलेगा कि सारे करेंसीज बहुत अलग परफॉर्म करने वाले एक दूसरे से। कोई भी करेंसी जैसे परफॉर्म करती थी वो लेवल पे वैसी परफॉर्म नहीं करेगी एंड आपको बहुत डिफरेंसेस दिखने वाला है। इसलिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे आएंगे एंड आपको बस फंडामेंटली समझना है पूरा के। अब मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ तो आपको एक बेटर आइडिया आएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, हम यूरो का देख लेते हैं चलो। तो अगर आप यूरो देखोगे तो यूरो में हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे यूरो पैसा। यूरोप का शायद पूरा का नहीं होगा, तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, यूएसडी का ही देख लेते हैं, बीएक्सवाई का। तो इसमें आप देखोगे इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो अगर आप एक साल का ये चार्ट देख लो दोनों का, आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये देखो। तो इंटरेस्ट रेट है ऐसे।
दोनों इन्फ्लेशन ही आ गया। हाँ, यस। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हाँ, तो अगर आप देखोगे ये 1 ईयर का चार्ट है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है। एंड जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स आपका 3% से 5% की तरफ जा रहा है वहां, और आपका इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, वैसे ही आपकी करेंसी वीक हो रही है। तो अगर आप एज अ ट्रेडर आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन यहाँ पे से कम हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां से, आपको पता है आपकी करेंसी भी वीक हो सकती है। एंड यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो आपका यहाँ भी करेंसी वीक हो सकता है। तो ये अगर आप इंटरेस्ट रेट और डॉलर को अगर साथ में रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कह सकते थे कि ये जा रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड वही एग्जैक्टली हुआ सितंबर। अभी तक आपको एक वे मूव ऑलमोस्ट मिला है डॉलर का। तो फंडामेंटली भी आप चार्ट डाल के ऐसे सारे पोजीशंस ढूंढ सकते हो, बाय सेल इंडिकेटर ढूंढ सकते हो। एंड उससे काफी आपको बेनिफिट भी होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम जब अगर आप इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख के आपको आराम से कोई ना कोई बाय और सेल कॉल मिल ही जाएगा। तो अगर आप अभी सेम चीज अगर हम एयूडी के लिए देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट्स एंड, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। पर वही लाइन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक हो रहा है, वहां पे आपकी करेंसी वीक हो गई। ठीक है, तो आपको जो लाइन जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिखता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे, वहां से आपकी करेंसी वीकनेस दिखाना शुरू कर दी। तो अगर आपने देखा कोविड के टाइम ये बड़ा सा डाउन मूव आया था, क्योंकि वन वे आपको दोनों मूव मिला था। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम रिकवर किए और अब वापस डाउन मूव में आ रहे हैं और अभी एक अच्छे सपोर्ट पे है। यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, नहीं करना है तो फिर वो नीचे और काफी नीचे आ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पे, या चार्ट अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप बोल सकते हो। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरा आइडिया ये बताने का ये है कि बहुत कम लोग ट्रेडिंग व्यू और ये सारी चीजों के लिए भी यूज करते हैं, जबकि ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है। अगर आप समझे एंड आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे कॉल्स मिल सकते हैं इसमें। तो हम जापान का भी देख लेते हैं। तो आप देखो जापान का, अगर आप देखो इंटरेस्ट रेट यही रहा है -0.1 पे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं है। और इन्फ्लेशन आपका बढ़ता गया, बट इन्फ्लेशन अब नीचे आ गया। और जैसे ही अगर आप देखो सिंपल चीज, यहाँ पे इन्फ्लेशन पीक हुआ था, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि 137 138 लेवल्स पे जेपीवाई स्ट्रॉन्ग होने वाला है, अब यहाँ शॉर्ट करते, शायद आपको यहाँ तक बेयर करना पड़ता लॉस, और फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप ये फंडामेंटल ट्रेंड्स पता कर सकते हो और इस पे ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे भी एंड लॉन्ग टर्म तक भी रहेंगे। तो जीबीपी में भी हम देख लेते हैं सेम चीज। इसका इंटरेस्ट रेट है, सारे कंट्रीज का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जनरली बड़े कंट्रीज का तो मिल ही जाता है। हाँ, जीबीपी इंटरेस्ट ऐसा कुछ था। इन्फ्लेशन मिल गया।
ठीक है, तो आप ये चार्ट में देख सकते हो कि ओवरऑल जैसे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा वहां पे और इन्फ्लेशन कम हुआ, वहां पे आपका पाउंड वीक हो गया। तो ये क्लियर जब एक दूसरे को काटता है ये लाइन, वहां पे आपको क्लियर वीकनेस दिखता है। ठीक है, जब तक ये एक साथ जा रहा था वैसे मूवमेंट भी एक साइड थी, पर जैसे एक डाइवर्जेंस आया वहां पे एक बड़ा मूवमेंट। ठीक है, तो अभी ये अगर आप सोचोगे बहुत कम लोग ये एक्यूरेटली भी टाइम कर रहा है, हार्डली कुछ दिनों या एक हफ्ते के ऊपर आपको कोई लैग नहीं मिल रहा है। पर ये कोई देखता नहीं है दोस्तों, और ये देखना जरूरी है मेरे हिसाब से, बिकॉज आप सारे ट्रेड्स आपके टेक्निकल्स पे नहीं ले सकते हो, फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है। एंड स्पेशली ऐसे सालों में जहाँ पे इतना कुछ हो रहा है चेंजेस मार्केट में और ओवरऑल कंट्रीज में, कि आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पे फंडामेंटल्स की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, अब जो पेंडिंग रेट हाइक्स है इस साल में, यूएस में मेरे हिसाब से 25 से 50 बिप्स के हाइक्स आ सकते हैं। यूरोप में और बड़े हाइक्स आएंगे, ऑलमोस्ट 1.5%, जितने मेरे हिसाब से 50 के 3 हाइक्स आ सकते हैं। जापान मेरे हिसाब से हाइक नहीं करने वाला है, उनको बहुत साल बाद उनके इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन उनको मिला है, तो वो लोग नहीं चाहते ये चले जाए, तो वो लोग इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। यूके में थोड़ा यूरोप से कम, बिकॉज उनकी इन्फ्लेशन ज्यादा है, पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स काफी हद तक हाइक किए हुए हैं, तो 75 की हाइक आ सकती है। न्यूजीलैंड में 50 बिप्स की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक और हाइक आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से अभी पॉज में ही रहेगी। परसों ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बढ़ाया, न्यूजीलैंड ने बढ़ाया, बट न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से अब एक बार के लिए पीक पे आ चुकी है। अभी हाउ टू एनालाइज, तो अगर आप सेंट्रल बैंक के रिलीजेस जो आते हैं फेड के मिनट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हर सेंट्रल बैंक के मिनट्स आते हैं, तो आप देख सकते हो। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर अभी जैसे आरबीआई जो ऑस्ट्रेलिया की जो रिजर्व बैंक है, अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे तो आपको न्यूज एंड रिलीजेस जो जहाँ पे आपका ये सेक्शन है मीडिया रिलीजेस, वहां पे आपको दिखेगा ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया फिलिप लो ने आज, तो उसमें पूरा आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या उन्होंने बात किया है, क्यों उन्होंने ये डिसीजन ली है, एंड उनका क्या आइडिया है। सेम चीज फेड का भी आपको मिनट्स में मिल जाता है। पर कोई भी सेंट्रल बैंक के रिलीजेस देखना बहुत जरूरी है, क्या वो लोग कर रहे हैं। बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। बैंक रेट्स, मॉर्गेज रेट्स, रियल एस्टेट मार्केट, तीनों में एक चीज आपको देखना है कि देखो, एक चीज आप समझो, इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट लैग होता है, कभी लीडिंग नहीं होता है। इंडिकेटर्स हमेशा लीडिंग और लैगिंग होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कुछ करते हो और उसका इम्पैक्ट आपको दिख जाता है, तो लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, अगर आप कुछ करते हो और उसका इम्पैक्ट आपको 6 महीने बाद दिखता है, तो वो चीज एक लैगिंग इंडिकेटर है। इंटरेस्ट रेट्स लैगिंग होती है। जैसे आज इंडिया में आपको पता है 6.5% रेपो रेट है, पर इंटरेस्ट आपको 9-10 टके के नीचे कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट हाइक्स है वो पास अलग तरीके से होता है। अगर आरबीआई ने आज पॉज किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैंक्स इमीडिएटली वो करें। ठीक है, तो हमेशा एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो आपको ट्रैक करना होता है कि रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, क्या वो सेम लेवल पे बढ़ रहे हैं जिस तरह सेंट्रल बैंक कर रही है, आरबीआई कर रही है। और मॉर्गेज रेट्स, जैसे यूएस में मॉर्गेज मार्केट बहुत बड़ा है, तो आपको देखना पड़ता है कि मॉर्गेज रेट्स कैसे है, लोग अपना मॉर्गेज भर पा रहे हैं। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो फिर आपको पता है यूएस में जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वैसे कोई इंसिडेंट की भी चांसेस हो जाती है। ठीक है, मॉर्गेज रेट देखना जरूरी है, बैंक रेट देखना जरूरी है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटरेस्ट रेट का कितना इम्पैक्ट हो रहा है। लास्ट हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट अदर एसेट्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट देखना है अदर एसेट्स पे, तो मैं आपको एक सिंपल अच्छी चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये डाउ जोन्स है, एंड हम इसमें ऐड करेंगे यूएस का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड ये थोड़ा लंबा मैं खींचता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये बड़ा चार्ट, अगर आप देखोगे यहाँ बहुत क्लियर है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपके जीरो के आसपास थे, 2020 के आसपास 0.25।
वहां पे जब तक ये 0.25 था, ये पूरा पीरियड आप देखो स्टॉक मार्केट की रिटर्न देखो, वन साइड थी, वन साइड मूव थी। अगर आप देखोगे ये हम मैं आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे 0.25 हुआ था ये लेवल था, एंड यहाँ तक 97% मूव था। 97% मूव। आप अपना पैसा डबल कर पाते हैं एक यूएस के सबसे बड़े इंडेक्स पे, अगर आप सिर्फ ये एक फैक्टर देखते हैं और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। कुछ भी आपको एमएससीडी ये सब कुछ नहीं थे। आप सिर्फ ये देखो, जब तक ये 0.25 है आप बाई करो। जैसे ही ये बढ़ गया आप सेल करते हैं, अभी तक प्रॉफिट में होते। आप सोचो अगर आप यहाँ सेल करते हैं अक्टूबर 21 में, अभी तो काफी टाइम हो चुका है, आपकी प्रॉफिट अभी भी आप प्रॉफिट में होते हैं। अभी भी 7-8% डाउन है वहां से, और ऑलमोस्ट 20-21% वहां से नीचे जाके आ चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल वे अंडरस्टैंड करने का कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम है तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस बेटर देगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो और बढ़ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस कम देगी। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखो रिस्क एसेट्स पे इनवर्स कोरिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो उनके प्राइसेस कम होंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर का भी बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड में एटलीस्ट कि कैसा मोमेंटम आता है। तो अगर आप गोल्ड पे ऐड कर दो यूएस की इंटरेस्ट रेट ही, एंड अगर ये 5 ईयर चार्ट देखते हैं तो आप क्लियरली देखो यहाँ पे जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, गोल्ड प्राइस भी गिरना शुरू हुआ, एंड गोल्ड ऊपर गया डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स का भी फैक्टर आ जाता है। अगर आपको ये पूरा समझना है, हम बॉन्ड यील्ड्स भी ऐड कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है चार्ट, पर आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स आपकी टॉप हुई और यहाँ पे गोल्ड बॉटम हुआ। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई, गोल्ड आपका ऊपर गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वैसे ही बढ़ रहा है, बट अगर आपको बॉटम फाइंड टॉप फाइंड करना है तो इंटरेस्ट रेट अच्छा टॉप था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यहाँ पे गोल्ड टॉप मारा। एंड अगर आपको गोल्ड का बॉटम फाइंड करना है तो आपको बॉन्ड यील्ड्स का टॉप ढूंढो, ये टॉप आ गया, गोल्ड की बॉटम आ गई। ठीक है, एंड ये बिल्कुल लॉजिकल है। मैं आपको चार्ट के इसमें इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज थियोरी में बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट जेन्युइनली लोग जैसे बोलते हैं टेक्निकल्स को छोड़ के और कोई तरीका नहीं है चार्ट्स पे ढूंढना, बाय एंड सेल एंट्री ऐसा नहीं है। आप ये करके भी ढूंढ सकते हो और एक्चुअली कमा सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज पे इंटरेस्ट रेट का कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, पॉइंट प्राइसेस का तो मैंने आपको बताया। तो आज के सेशन के लिए मुझे यही बताना था दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे होते हैं, क्या इम्पैक्ट होती है, एंड आई होप आप लोग को कुछ नया सीखने मिला आज। एंड मैं श्योर हूँ कि ये बहुत कम लोग समझते हैं, तो अगर आप समझ पाए तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड आप यूज करोगे तो आपको आपको खुद प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे और अच्छे आपको ओवरऑल डिसीजंस मिलेंगे आपके, और आप फंडामेंटली समझ पाओगे मार्केट को। ठीक है, तो अगर आप कोई भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो, फिर हम कॉल एंड कर लेंगे। ओके, मेरे को एक क्वेश्चन आया है धर्मेश जी का। डेली मॉर्निंग रिपोर्ट आता है इनके, कैसे देखे, एक बार समझिए और उनके ऊपर एक सेशन। कौन से मॉर्निंग रिपोर्ट की बात कर रहे हो धर्मेश जी? मतलब डेली मॉर्निंग रिपोर्ट्स तो बहुत सारे ब्रोकर्स भी देते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स भी डालते हैं। आप कौन सी स्पेसिफिकली कोई रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो? व्हाट्सएप में सर आते हैं ना ग्रुप में, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। डेली रिपोर्ट आता है ना सर। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है ना, कोई इशू है कि किसी की भी आवाज नहीं आ रही है? आप चैट पे लिख दोगे धर्मेश जी, उनको आवाज नहीं आ रही किसी को भी। अगर आपके पास वो मॉर्निंग रिपोर्ट है तो आप हमारी टीम का शेयर कर सकते हो, वो लोग मुझे शेयर कर देंगे।
और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर अगर कुछ कर सकते हैं एक सेशन उस पे भी करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, किसी और को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? बुलबुल एकेडमी में आता है, आपने बोला है तो मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि बुलबुल की दुबई की टीम यहाँ है, इंडिया की टीम वहाँ है, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि वहाँ वो लोग बेचते हैं कि यहाँ, क्योंकि हमारा फंक्शनिंग थोड़ा अलग होता है सबका। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ उनसे कि अगर वो कोई रिपोर्ट भेजते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे भी भेजे। मैं भी एक बार गो थ्रू करूंगा एंड मैं देखूंगा कि अगर उस पे अगर आपको डाउट्स है तो उस पे हम एक प्रॉपर सेशन कर सकते हैं सॉल्व करने। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन आज के कॉल को अटेंड करने, आज के वेबिनार के लिए आने। हैप्पी हनुमान जयंती सबको। एंड हम मिलते हैं अगले हफ्ते नए वेबिनार को लेके, नए टॉपिक को लेके, और मार्केट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।